अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द महाराज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है प्रिज्म। जैसा आप लोग जानते हो, प्रिज्म 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रे ऑप्टिक्स के अंदर आता है एंड फॉर नीट एंड जेईई मेन and advance it is also important for that. प्रिज्म जैसे कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, इसको मैं थोड़े बेसिक से लेकर के चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय प्रिज्म। हाँ, अगर आपने पेन नहीं लिया है, रजिस्टर नहीं लिया है तो फटाफट आप ले लो जल्दी से, और एक बढ़िया सा नोट्स बनाते हैं हम लोग। बहुत मज़ा आएगा, आप एंड तक देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार दिमाग में बैठ गया ना, कभी नहीं उतरेगा। दैट मीन्स प्रिज्म आपका पक्का है। प्रिज्म से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल, सारे हम करेंगे। प्रिज्म है क्या? कहते हैं कि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का बॉन्डेड पोर्शन है। प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का बॉन्डेड पोर्शन है। उसमें चाहे कितने भी साइड्स हो, राइट? लेकिन एक कंडीशन है कि लाइट जहां से इमर्ज करती है, जहां से इंसिडेंट होती है लाइट की, और जहां पर इमर्ज आउट होता है, वो प्लेन आपस में पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां हमने 2D डायग्राम बनाया है। ये प्लेन है, मान लो ये प्लेन है इस तरह से, तो लाइट यहां पर इंसिडेंट कर रही है और यहां पर इमर्ज आउट हो रही है। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों लाइन जो है, प्लेन जो है, वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। मैंने डायमेंशन भी लिख लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। खैर चलिए, अब ये जो प्लेन है, तो ये प्लेन इंसिडेंट रे आती है इस पर और यहां से इमर्ज आउट होती है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। आया समझ में? इंसिडेंट प्लेन एंड इमर्जेंट प्लेन। इंसिडेंट प्लेन उसको कहते हैं जहां पर की लाइट आती है, और जहां से निकल जाती है उसको इमर्जेंट प्लेन बोलते हैं। इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां पर भी देखें, ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है। ये जो प्लेन है, ए बी नाम दे दो, ये क्या है? इंसिडेंट प्लेन है, लाइट जिस पर इंसिडेंट करती है, और ये वाला प्लेन इमर्जेंट प्लेन है, ए सी। ये दोनों पैरेलल नहीं है। इस पर हम लोग बात करेंगे आगे। यहां भी देखो आप, ये ए बी सी और डी ले लो, तो ए बी और ए डी पैरेलल नहीं है। अगर लाइट को हम यहां से इमर्ज करें ना, तो ये प्रिज्म नहीं होगा, क्योंकि इसके डीसी और ए बी के बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ए बी और ए डी के बीच तो एंगल बन रहा है, इसी को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। और यहां पर देखिए, ये दोनों प्लेन पैरेलल नहीं है, लेकिन एंगल कहां है भाई? है ना एंगल। इसको आप पीछे बढ़ाओ, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। आए बात समझ में? अब मान लीजिए कि कोई इस तरह का है ग्लास स्लैब, हमने लाइट को यहां इंसिडेंट कराया, ये तो क्या ये प्रिज्म कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पर एंगल क्या है? 0 है। आगे बात समझ में? तो प्रिज्म हम लोग किसको कहते हैं? It is a transparent medium bounded by any number of surfaces in such a way that the surface on which light is incident. हमने इंसिडेंट प्लेन बोला एंड इमर्जेंट प्लेन।
बोथ आर नॉन पैरेलल, उनको पैरेलल नहीं होना चाहिए। अब अगर हम टाइप की बात करें तो जनरली हम लोग जो प्रिज्म पढ़ते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स पढ़ने के पहले मैं एक प्रिज्म का 3D डायग्राम बना के दिखा एफ। अब देखिए इसमें ABFD ये क्या है? इंसिडेंट प्लेन, अगर लाइट यहां से आती है तो, ठीक है। और ADEC ये क्या होगा? इमर्जेंट प्लेन होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एज ऑफ द प्रिज्म, एज। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, चाहे इंसिडेंट रे हो या इमर्जेंट रे हो, इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। उसके बाद ये जो होता है नीचे का पोर्शन, ये थोड़े रफ होता है और इसको बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म। हम लोग जो अब ड्रॉ करेंगे 2D डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें सिर्फ ABC जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन, इसी को हम लोग देखेंगे। प्रिंसिपल सेक्शन को ड्रॉ करेंगे। ये आएगा समझे? तो फर्स्ट टाइप हो गया इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म, इसमें बेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस तीनों साइड इक्वल होते हैं और ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। सेकेंड टाइप की बात करें हम लोग तो राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म। राइट एंगल तो है लेकिन आइसोसेल्स, दैट मीन्स इसके दो साइड इक्वल है, AB और BC, और यहां पर राइट एंगल। आगे बात समझ में? ठीक है। अगर थर्ड टाइप की बात हम लोग करें, थर्ड टाइप की बात करें तो ये भी राइट एंगल है लेकिन ये आइसोसेल्स नहीं है। ये राइट एंगल तो है लेकिन आइसोसेल्स नहीं है। इसमें AB इज नॉट इक्वल्स टू BC। क्लियर है? तो जनरली इसी 3 टाइप्स ऑफ प्रिज्म को हम लोग देखेंगे और ज़्यादातर हम लोग इक्विलैटरल प्रिज्म पर ही बात करेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे कुछ टर्मिनोलॉजी की तरफ। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्रिज्म। क्या कंडीशन होनी चाहिए? आप लोग जानते होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है या फिर आपको MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लाइट जो है वो आती तो है प्रिज्म के अंदर लेकिन बाहर नहीं जाएगी? इसका क्या रीजन हो सकता है? तो मान लिया हमने कि ये लाइट अंदर की तरफ आ जाएगी और ये कब आएगा भाई? जबकि क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, यही है ना? तो R2 should be greater than the critical angle for the plane AC। सही? Light is not emerged out if दो कंडीशन I1 मैक्सिमम हो जाए,
मैक्सिमम कितना हो सकता है 90 डिग्री, I1 90 डिग्री एंड R2 शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। थीटा सी को हमने क्रिटिकल एंगल लिखा है। बताया था कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम तो क्या होगा TIR हो जाएगा, उसी मीडियम में लौट आती है, बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, यहां स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ μ1 sin I1 μ2 sin R1, μ1 इंटू साइन 90 डिग्री, और μ1 चूंकि एयर है तो इसके लिए μ1 की वैल्यू लिख दो आप 1, और इधर हो जाएगा μ2 को हमने म्यू मान लिया तो म्यू साइन R1, ये 1 हो गया म्यू साइन R1, और साइन R1 इजिकल्स हो जाएगा 1 अपॉन म्यू, और 1 अपॉन म्यू को क्या बोलते हैं हम लोग साइन थीटा सी। थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल, सो वी कैन से साइन R1 इजिकल्स टू साइन थीटा सी और R1 इजिकल्स टू थीटा सी, दैट मीन्स R1 इजिकल्स टू क्रिटिकल एंगल। दूसरी तरफ यहां हमने देखा है कि R2 should be greater than the critical angle for not emerge out of the prism। इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 should be greater than 2 थीटा सी। आगे बात समझ में, R1 प्लस R2 को लिखते हैं A लिखते हैं, सॉरी R1 प्लस R2 को A लिखते हैं, A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हम लोग अगले डेरिवेशन में डेविएशन जब करेंगे हम लोग उसमें पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो A शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी, और हम लिख सकते हैं A/2 शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां हम लोग लिख सकते हैं थीटा सी इज लेस देन A/2। साइन लगा दीजिए दोनों तरफ, साइन थीटा सी इज लेस देन साइन A/2, 1 अपॉन साइन थीटा सी इज ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन A/2। आप लोग जानते होंगे जब ये इन्वर्स होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है, और 1 अपॉन साइन सी या थीटा सी जिसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्या होता है इसकी वैल्यू म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन A/2 को हम लिख सकते हैं कॉसेक A/2। अगर म्यू की वैल्यू कॉसेक ऑफ हाफ एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाए तो रे ऑफ लाइट बाहर नहीं जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अंदर ही घूमती रहेगी। आगे बात समझ में? दैट मीन्स कंडीशन क्या है, आपको इसको याद रखना है, या आप डायरी में लिख लो। कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्रिज्म, म्यू should be greater than cosec A/2। ठीक है, एक और चलते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। एक और कंडीशन है, देखते हैं हम लोग। कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, व्हाट इज मीन बाय दिस सेंटेंस? ये एंगल ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म। लाइट यहां से आते हैं,
ये रिफ्रैक्शन होता है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज अलोंग AC, यानी बाहर नहीं जाती है। ये I1, R1, R2 और ये I2, सॉरी E लिखो या I2, ठीक है, E कुछ भी लिखिए आप, समझ में आ गया। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लाइट ना तो बाहर जाएगी ना अंदर आएगी, ग्रीस करेगी अलोंग AC। इसके लिए फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म, साइन ए फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस कॉस ए। ये दो कंडीशन आपको याद रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, और 12 वाले बच्चे जितने हैं वो भी MCQ के लिए याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं डेरिवेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेट अस प्रोसीड। एंगल ऑफ डेविएशन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये है क्या एंड हाउ इट कैन बी डिफाइन। प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, LM is the incident ray, N is the refracted ray। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल डाल देंगे एंड देन NR is the emergent ray। यहां पर हम लोग लिखेंगे इंसिडेंट एंगल है I1, R1, इस पॉइंट को O लिख दो, ये R2 और यहाँ I2 या E, आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है। अब यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन है कहाँ, लाइट इनिशियली किधर जा रही थी, इंसिडेंट रे इधर जाना था इसको, लेकिन चली जाती है बेचारी इधर, तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल। इसको हम P ले लेते हैं, P पॉइंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगा भाई, चलो आप बताओ। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, है ना, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप भी लिख लो, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and emergent ray is known as angle of deviation, एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। अब इसके हमें निकालने हैं फॉर्मूले। इन ट्रायंगल PMN क्यों ले लेते हैं, तो ये जो एंगल है QPR ले लो या N ले लेते हैं।
ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल। क्यों भाई? ये एक्सटीरियर है, ये तो है, देखो ये P पॉइंट है, ये M है, और ये क्या है? N है, और ये एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू और डेल इज इक्वल्स टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी एम एन प्लस एंगल पी एन एम, राइट। इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को क्या लिखे भाई? पी एम एन। पी एम एन को क्या लिखे हम लोग? देखो ये I1 है, ये पूरा का पूरा एंगल होगा I1, वर्टिकल अपोजिट एंगल। लेकिन ये R1 है, तो ये क्या होगा? I1 माइनस R1, तो ये हो गया I1 माइनस R1। उसी तरह से ये जो एंगल है ये हो जाएगा आपको I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहां पर हम लोग देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AMON, जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल 360 होता है, तो यहां हो जाएगा एंगल A प्लस ये जो एंगल होगा यहां से यहां तक ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल है AB पर, तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री प्लस एंगल O प्लस ये भी 90 डिग्री होगा, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। A प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90 90 180, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 360 में 180 जाएगा तो 180 हो गया। सेकेंड इक्वेशन। ऑल्सो इन ट्रायंगल MNO, देखिए R1 प्लस R2 प्लस एंगल O 180 डिग्री, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को देखें, राइट साइड 180 डिग्री है तो लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल होगा, और लेफ्ट साइड में चलो हम लोग कर लेते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या होगा? A प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल O से वो कैंसिल, और R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? A। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है बेटे मेरे, फर्स्ट इक्वेशन में R1 प्लस R2 की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 है ना, इसकी जगह ये लिख दो माइनस से। दिस इज द
derivation of angle of deviation, or we can say this is the formula for angle of deviation when incident and emergent angles and also prism angle are large. अगर लार्ज एंगल हो तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन फॉर स्मॉल एंगल के लिए क्या करेंगे हम लोग? अगर I1, R1, A सारे स्मॉल एंगल हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल से लगा दो साइन I किसके बराबर हो जाएगा? I1 के। साइन R2 किसके बराबर होगा? R2 के, है ना? या R1 ले लो आप, बाद में सिमिलरली लगा देंगे, है ना? साइन I2 को I2 लिखेंगे, साइन R2 को R2 लिखेंगे। फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन I यहाँ I1 अपॉन साइन R1 इजिकल्स टू क्या है? म्यू। और हम लिख सकते हैं, चूंकि साइन I1 की जगह I लिखेंगे, फॉर स्मॉल एंगल हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहां लिखेंगे I1 अपॉन R1 इजिकल्स टू म्यू। और क्या हो जाएगा भाई? I1 इजिकल्स टू म्यू R1। सिमिलरली I2 इजिकल्स टू हो जाएगा म्यू R2। अब इस इक्वेशन में हमने इसको फोर्थ ले लिया। फ्रॉम इक्वेशन 4, क्या होगा? डेल इजिकल्स टू I1 प्लस I2 की वैल्यू रख दो आप, म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस है, और यहां क्या हो गया? म्यू R1 प्लस R2 माइनस है। और R1 प्लस R2 को क्या प्रूव किया था भाई? एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर A, तो यहां लिखेंगे म्यू A माइनस A, और यहां जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन इजिकल्स टू म्यू, यहां जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन इजिकल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू A। आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, कब? जबकि एंगल ऑफ प्रिज्म I और R1 वेरी स्मॉल हो। यहाँ से तो पता ये चलता है कि सिर्फ A है तो स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर लार्ज नंबर हो, I1 और I2 गिवन हो, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, राइट? बच्चों, आई थिंक कि ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। मुझे आशा है कि आप लोग हमारे चैनल को देखते हो, और क्यों ना देखें, अच्छे कंटेंट्स हैं, अच्छे कंसेप्ट हैं, न्यूमेरिकल आपके मुताबिक चलते हैं हम लोग। तो आपसे गुजारिश है कि अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू मे राइट मी इन कमेंट बॉक्स। कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर आप मेरे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ पर क्वेश्चन भेज सकते हो। मैं देन एंड देयर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिज्म फार्मूला, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, एंड देन न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।